नमस्कार। विजय राणा की ओर से आज हमारे साथ उपस्थित हैं अमेरिका के अटलांटा शहर से श्रीमती लवण्या शाह। लवण्या जी खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने लता जी को बहुत नजदीक से देखा था। और बहुत सारे लोग शायद ये बात नहीं जानते कि लवण्या जी के पिता पंडित नरेंद्र शर्मा को लता मंगेशकर पिता तुल्य मानती थी, उनको वो पापा कहती थी। लवण्या जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि लता मंगेशकर और पंडित नरेंद्र शर्मा का संपर्क किस तरह से हुआ? नमस्ते विजय राणा जी। और जो भी हम लोगों के साथ जुड़कर ये कार्यक्रम सुनेंगे, सभी श्रोतागण को मेरे सादर नमस्कार। आपको बताऊं तो पूज्य पापा जी 1943 उस वर्ष मुंबई आए। उसके पहले वह इलाहाबाद में पंडित नेहरू के सचिव भी रह चुके थे और 2 साल उन्होंने कारावास भी भोगा था एज़ अ फ्रीडम फाइटर। और वहाँ से जब रिहा हुए 14 दिनों के अनशन के बाद, तब भगवती चरण वर्मा जी, जिन्होंने चित्रलेखा लिखी है, वो पापा जी को लेकर के देविका रानी, जो निर्माता, निर्देशक, गायिका और हीरोइन थी, बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थी, उनके अनुरोध पर पापा जी बॉम्बे टॉकीज से जुड़े। वहाँ पर उनकी सर्वप्रथम जो फिल्म बनी उसका नाम था हमारी बात। उसके लिए जिन्होंने संगीत दिया पापा जी के गीतों पर, उनका नाम था श्री अनिल विश्वास। मैं कहूँगी कि वे हिंदी सिनेमा के भीष्म पितामह सरीखे थे। और उनकी बहन पारुल घोष, जो बांसुरी वादक मशहूर कलाकार पन्नालाल घोष थे, उनकी बहन थी वे। उनका नाम था पारुल घोष। उन्होंने पापा जी के गीत गाए और अनिल दास से जब संपर्क हुआ, और उसी अरसे में 1942 में हमारी पूजनीय दीदी जी भी मुंबई आ गई थी। कोल्हापुर, पूना, ऐसे महाराष्ट्र के भीतरी जो ग्राम हैं, वहाँ से चल कर के उन्हें नियति मुंबई ले आई थी। और वहाँ पर उनके ये स्ट्रगल के, बिल्कुल संघर्ष के बिल्कुल शुरुआती के दिन थे। तो अनिल दाग से भी संपर्क हुआ था लता दीदी जी का, जिनकी याद में हम सब यहाँ जुड़े हैं। और मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, मेरे सादर प्रणाम उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति। उनको कहते भी मन नहीं मान रहा कि मैं उनको कैसे ये कहूँ। अभी पिछले ही हफ्ते मुझे उन्होंने इतना सुंदर संदेश भी भेजा था, प्रेम से पगा उनके स्वर में, तो वो मेरी अमूल्य धरोहर हो गई है अब। वो साझा करूँगी आपके साथ। तो पापा जी से अनिल दा के संपर्क में आकर के ये तीनों मिले उस दिन। तो दीदी जी ने मैं बन की चिड़िया गाऊँ चूँ 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 इस तरह के शब्दों का एक गीत पापा जी को सुनाया। और पापा जी ने अपनी एक कविता सुनाई थी, शायद आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, आज से दो प्रेम योगी अब वियोगी ही रहेंगे। आएगा मधुमास फिर भी, आएगी श्यामल घटा घिर, आँख भर कर देख लो, मैं न आऊँगा कभी फिर। प्राण तन से बिछुड़कर कैसे रहेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। तो दीदी अत्यंत प्रभावित हुई थी पापा जी की हिंदी से, उनकी कविता से, उनकी सज्जनता से। और पापा जी की जब उन्होंने व्यक्तित्व को देखा, परखा, तो उन्हें अपने दिवंगत पिता की छवि शायद दिखी। आप सोचिए 12 वर्ष की नन्ही कन्या, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया अचानक, और उनकी माँ, सब छोटे भाई-बहन इतने दुखी थे। घर में विषाद, पीड़ा का साम्राज्य जैसे स्थापित हो गया था। तब मेरी दीदी जी ने अपनी माई का हाथ पकड़ के कहा था, "माँ, मैं कल से काम पर जाऊँ?" उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का इतना भान था। तो उस पिता को शायद आजीवन दीदी ढूँढती रहीं, और उन्हें पापा जी में उसी छवि के दर्शन हुए शायद, कि ये मेरे पिता समान हैं और मेरे परम हितैषी हैं, मेरे शुभचिंतक हैं। बस तभी से उनका नेह नाता जुड़ गया।
लवण्या जी, बहुत साल पहले मैंने यहाँ ब्रिटेन में बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी नसरीन मुन्नी कबीर की, और जी, उसमें लता जी ने ये साफ-साफ स्वीकार किया था कि वे पंडित नरेंद्र शर्मा में अपने पिता की छवि देखती थी, और पंडित जी ने जीवन की बहुत सी कठिनाइयों से उबारने में उनकी मदद की थी। तो किस तरह से पंडित जी सहायता करते थे लता मंगेशकर की उस समय, जबकि वो जीवन के संघर्ष से जूझ रही थी? विजय भाई आपको फिर पीछे थोड़ा-सा ले चलती हूँ कि इलाहाबाद में जब पापा जी ने अपना एमए पूरा किया, तब नेहरू जी ने उन्हें हिंदी अधिकारी का पद दिया था आनंद भवन में। उसके तत्पश्चात जो काशी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भगवान दास जी थे। उन्होंने कहा कि नरेन, तुम यहाँ पर आकर थोड़ा हिंदी पढ़ा दिया करो, अंग्रेज़ी कविता पढ़ा दिया करो। तो पापा जी वहाँ प्राध्यापक थे और दिसंबर का महीना था, 1 तारीख थी और ब्रिटिश हुकूमत, जो हमारे वाइसरॉय थे ब्रिटेन के, लिन लिथगो, उनके डायरेक्ट ऑर्डिनेंस से पापा जी को 2 वर्ष का कारावास हुआ, ब्रिटिश जेलों में, एज़ अ स्वतंत्रता सेनानी। ये क्विट इंडिया तो मूवमेंट के दौरान। हाँ जी, और क्योंकि आनंद भवन से जब जुड़े थे तो वो जो भी मीटिंग्स होती थी वहाँ पे वो अंग्रेज़ी में हुआ करती थी। गांधी जी बहुत कहते थे कि हिंदी में बात करिए, पर कोई मानता नहीं था उनका। तो ये सारा अंडरग्राउंड से जब जाता था पूरे भारत में, पता नहीं किस कारण से पापा जी को जब कारावास हुआ 2 वर्ष का, देवली डिटेंशन कैंप, राजस्थान, ऐसी सब जेलों में वो 2 वर्ष उन्होंने बिताए। तब उनके हाथ कोई बड़ा प्राचीन ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ लग गया था। तो पापा जी क्या करते थे, जो जेल की फर्श होती है, उस पर ही चॉक से बना करके, और या तो जेल में जो पेपर मिलते हैं, पेपर और कलम, उसी से कुंडली बनाना वगैरह उन्होंने सीख लिया। और वो इतने संत प्रकृति के सज्जन थे, जिनको सीयर कहते हैं, उस तरीके। तो फिर उन्होंने इतना आत्मसात कर लिया ये ज्योतिष शास्त्र को कि किसी की कुंडली बनाकर जब भी वो कुछ कहते थे, तो वो आप सच माने 100% सच होता था। तो दीदी जी की भी कुंडली पापा जी के पास थी। उन्होंने दीदी जी को कई बार ऐसे आगाह भी किया था कि बेटा इस साल तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखना। तो डर जाती थी, पूछती थी क्यों पापा? क्या कुछ होने वाला है? तो कि नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। और दीदी ने एक संस्मरण लिखा है पूज्य पापा जी के जाने के बाद। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मेरा बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था पेट का। तो उसके बारे में जब वो पापा जी से अ, दूसरी बार मिली थी किसी रिकॉर्डिंग पर, तब पापा जी ने बस कुछ ही 10 मिनट के लिए वो लोग मिले थे किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तब कहा था कि कैसी हो, कैसी हैं आप? तो कि मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? ऐसे औपचारिक बातें हुई। फिर पापा ने कहा कि ज़रा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा आगामी कुछ महीनों में। तो दीदी बहुत ही ऐसे आश्चर्यचकित हो गई, बोले, "क्या, क्या बात है पापा?" तो पापा ने कहा, "कुछ नहीं, ऐसे ही सावधान कर रहा हूँ।" फिर जब वो ठीक हो गईं, स्वस्थ हुईं, तब सीधा हमारे घर आईं। बस उसके बाद जब भी वो कार्यक्रम करने जाया करती थीं, एल्बर्ट हॉल में भी उनका प्रथम भारतीय गायिका या तो कलाकार का प्रोग्राम हुआ, तो सारी डेट्स वगैरह पापा जी से पूछ कर ही वो जाया करती थीं। लता जी का आपके घर आना-जाना कैसे शुरू हुआ? जब दीदी युवा थीं काफ़ी, तब एक भालजी पेंढारकर करके थे, कोल्हापुर के निर्माता, उन्हें एक फ़िल्म बनानी थी। तो उनके पास इतना बजट नहीं था। तो दीदी से कहा उन्होंने, उनका अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, तो पूछा कि क्या करें? तो तुम दे सकती हो संगीत? तो उस वक़्त दीदी ने आनंद घन, ये एक उपनाम अपना पसंद किया था। और सारे गीत जो भालजी पेंढारकर राव जी की फ़िल्म बनी, उसके लिए दीदी ने संगीत दिया है, आनंद घन नाम से। तो वो गायिका तो थी ही, पर उनके पिताजी की जो विरासत उनको अनमोल मिली हुई है, वो गंधर्व ज्ञान है। और संगीत मार्तंड पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी आदरणीय, वो तो महागायक थे भारत के।
तो उनसे जो उन्हें विरासत मिली ना दीदी को, तो उन्होंने आनंद घन नाम से दिया। तो मेरे पास एक चित्र भी है, वो भी मैं साझा करूँगी। भालजी पेंढारकर राव, पापा जी और दीदी तीनों हमारे जो दीवान खाना कहें या तो ड्राइंग रूम पर, वो पूरा भारतीय था कि 3 गद्दे, उसके एक के ऊपर एक अम्मा रखती थीं और पीछे वो गोल गाँव तकिए रखे हैं, उसी पर विराजमान हैं ये तीनों। तो तब आया करती थी, तब मैं आप समझिए 9-10 साल की थी। और जब दीदी को आते हुए देखा, तो हमें तो ये तो हमेशा अम्मा बहुत स्ट्रिक्टली कह देती थी, कोई भी आए बेटा नमस्ते करना है, आदर से पैर छूना है। तो वो हमेशा सोने की पायल पहना करती थी दीदी। तो छुम, 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 छुम उनकी पायल की आवाज़ आई, श्वेत वस्त्रों में, सफ़ेद साड़ी पहने हुए दीदी और लंबी-लंबी चोटियाँ। वो मुझे अब भी याद है कि मैं 9 साल की थी, पर मुझे अभी तक याद है उनका। तो आपके परिवार में फिर घुलना-मिलना किस तरह से बढ़ा लता जी का? हाँ, तो जब मैंने आपको बतलाया ना विजय भाई के पापा जी ने उन्हें आगाह किया था कि आप इस वर्ष अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब दीदी स्वस्थ हुईं, तब वे हमारे घर आईं और तब तक मेरी उम्र 20-21 साल की हो गई थी। मुझसे जो बड़ी बहन है वासवी, उसका देहांत हो चुका है, वो भी हम सब युवा हो गए थे तब तक। तो उनका बड़ा मन लगा हम बहनों के साथ। और वो हमें भी, उनकी अपनी जो बहनें हैं, पूज्यनीय आशा ताई, उषा ताई, मीना ताई, उन्हीं की तरह दीदी हमसे भी स्नेह करने लगी। और उनका स्नेह इतना अपार था विजय भाई, कि वो जो भी गहना वगैरह भी बनाने लगी ना जब इतनी सक्सेसफुल हो गई थी। और मेरा जब जन्म हुआ 1950 में, उसके पहले 1949, तभी अमर ये महल पिक्चर आ गया था और आएगा आने वाला। तो दीदी तो तब से सुपरस्टार थी। वो जब मैं इतनी बड़ी हुई तब तक तो उन्होंने सफलता के अनेकों पड़ाव पार कर चुकी थी दीदी, और वो शिखर पर थी। और तब वो जब हमारे घर आईं और हम लोगों को युवा होते हुए देखा, तो बहुत प्यार किया। वो हमेशा अपनी बहनों के लिए, भाभी के लिए गहने पहले बनवाती थी और लास्ट में, अंत में अपने खुद के लिए बनाती थी। ऐसी दीदी को हमने देखा है। और उनका जो ममत्व से भरा रूप है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। कोई अंतरंग क्षण जब जो नितांत आपके और उनके बीच रहा हो बताइए? जी। एक सबसे सुंदर मुझे याद है कि पूज्य दीदी जी ने रिकॉर्डिंग जब भी हुआ करती थी ना मुंबई में, तो पापा जी का घर था खार उपनगर बम्बई के उसमें। तो उसके पास में जब कभी होती थी रिकॉर्डिंग, तो पापा जी के घर तो विजय भाई कभी भी कार हुआ नहीं करती थी। तो दीदी अपना खुद का ड्राइवर और कार हमारे लिए भेज देती थी और कहती थी, अम्मा को हमेशा भाभी कहा करती थी और पापा जी को पापा। तो कहा, भाभी तीनों बहनों को भेज दीजिएगा, अगर उनको मेरे गाना सुनना हो रिकॉर्डिंग, तो आ जाएं वो लोग स्टूडियो पे। पर हमें पहले ही हिदायत दी जाती थी कि देखो वहाँ पे 50-60 लोग बाहर होंगे, मैं तो मेन कैबिन में होंगी, जो गायक और गायिका के लिए होता है, तो वहाँ किसी से बाहर बातचीत मत किया करना, चुप बैठना वहाँ पे, मैं गाना खत्म करके अभी आती हूँ। तो कोई गीत था, कौन-सा वो तो मैं भूल गई, ऐसा कुछ था, पनघट पे रुत आई प्यार की बातों की हाय लुक छुप चोरी चोरी मुलाकातों की, छम छम बाजे चूड़ी मेरे हाथों की। ये कौन सी फ़िल्म का है वो मुझे याद नहीं, पर एक बोल याद रह गए। तो गाड़ी में जब हम लौट रहे थे, फिर गाना उनका हो गया पूरा, रिकॉर्डिंग वाज़ ओके। तो हम बाहर आए तो दीदी के साथ ही बैठ कर के कार में हम लोग अम्मा के घर जा रहे थे फिर से, तो मैं ऐसे ही गुनगुनाने लगी। और जैसे अभी मैंने आपके सामने गुनगुनाया, तो भई मैं कोई गायिका नहीं हूँ, मैं लिखती हूँ कविता वगैरह। तो दीदी ने वहीं पे गाड़ी में बैठे-बैठे मुझसे भी बुलंद आवाज़ में वही फिर से गा के सुनाया। वैसे वो पब्लिक में कभी गाती नहीं थी, जैसे किसी के घर जाके पार्टी में ऐसे कभी नहीं गाया करती थी, पर उस दफ़े उन्होंने गाया। एक ये है जो मुझे याद आ रहा है, फिर दूसरा था जब मेरी शादी होने वाली थी।
हाँ, मैं हम बहनों की, मेरी नवंबर में, मैं मुझसे बड़ी वासवी की दिसंबर में 1 महीने। तो दीदी कार्डबोर्ड की इतनी बड़ा-सा जो बक्सा आता है, उसमें 1 दर्जन भारी जरी की बनारसी साड़ियाँ लेकर कर आईं और अम्मा से कहा कि भाभी, मैं मेरी छोटी बहनों के लिए ये लाई हूँ, आप इनकी बैगों में रख दीजिए। अच्छे-अच्छे घरों से रिश्ते आए हैं, जब वो ससुराल जाएँगी और उनकी बैग खोलेंगे तो अच्छा दिखेगा। मेरे पापा कहाँ से लाएँगे इतना सब कुछ? आपको मेरी कसम भाभी आप रख लो। तो हम सब रो रहे थे वहाँ पे, कि उन्होंने तो आजीवन विवाह नहीं किया और देखिए छोटी बहनों के विवाह के अवसर पर वे उपस्थित थीं। आपके विवाह में भी तो उनकी कुछ भूमिका थी? हाँ जी, भूमिका ये रही कि हमारे घर पे अक्सर हमारे मित्र, सहेलियाँ, स्कूल के, कॉलेज के सभी आया-जाया करते थे। तो सोचिए 3 बहनें, हमारे स्कूल कॉलेज के मित्र, फिर हम प पापा जी से जो मिलने महान लोग आया करते थे। कैसे-कैसे लोग आए जिनके बारे में जैसे हू इज़ हू ऑफ इंडिया, ऐसे कलाकार सब। तो दीपक जी जो मेरे पति हैं अभी, हम एक ही स्कूल में पहली कक्षा से साथ पढ़कर बड़े हुए हैं। तो वो भी कभी-कभी आया-जाया करते थे, कभी चाय-नाश्ता किया, बातें करते थे। तो दीदी ने उनको देख लिया था, तो अम्मा से कहा भी था कि भाभी बड़ा सीधा लड़का है, सज्जन है, आपको नहीं अच्छा लगता? ये लावण्या के लिए? ऐसे पूछा था दीदी ने अम्मा से। उनके आशीर्वाद थे, ये मुझे याद है। और वो घटना क्या है? सुना है कि एक बार पंडित जी के घर उन्होंने फ्रिज भिजवाया था। कैसे हुआ जी, वो वाक़या? जी। ये तो देखिए जग ज़ाहिर हो जाएगा क्योंकि बहुत लोगों को इससे बड़ी पढ़ कर के सबका मन भर आता है कि हमारे घर तो फ्रिज था नहीं, तो हम पड़ोस में जाकर बर्फ़ माँग लाया करते थे। क्योंकि कभी कोई मेहमान आ गए तो उनको कभी शरबत बना के दे दिया, तो उसमें 1-2 पीसेस डालने पड़ते थे बर्फ़ के। और बम्बई की तो ख़ैर इतनी गर्मी में भी हम नंगे पैर भाग कर के जाते थे बर्फ लाने पड़ोस में। तो किसी ने वहाँ पे पड़ोस में एक थी, उसने कह दिया कि अरे! ये भिखारी तो आ गए फिर से बर्फ माँगने। और और पड़ोस में वो दीदी एक्टर थे कोई वो, कौन थे? जयराज जी, जी। उनकी एक बेटी थी, उन्होंने उसको जैसे हमेशा झुँझलाहट हो गई होगी शायद, तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि आ गए ये भिखारी बर्फ माँगने। फिर दीदी को पता चला, उन्होंने देखा कि ये लड़कियाँ भाग कर जाती हैं, बर्फ लेकर आती हैं और फिर किचन में जाके करती हैं सब। एक दिन मैं कॉलेज से इंटर में थी शायद, सेकंड ईयर, तो आ रही थी तो पापा जी के घर के बाहर एक छोटा-सा टेम्पो खड़ा था और उसके ऊपर एक छोटा-सा फ्रिज, जैसा केमिस्ट अपनी दवाइयाँ रखने के लिए रखते हैं ना, वैसा छोटा-सा फ्रिज ऐसे रस्सियों से बंधा हुआ वहाँ था। और पापा जी हाथ पीछे बाँध करके ऐसे गैलरी में टहल रहे थे और अम्मा बार-बार जयराज जी के घर फ़ोन लेने जा रही थी। वैसे फ़ोन हमारे घर पर भी था, पर वो सरकारी था, तो पापा जी उसको कहते थे कि हमारे इस्तेमाल के लिए इसे नहीं करना प्रयुक्त। तो अम्मा पड़ोस में जाके दीदी फ़ोन करके अम्मा से समझा रही थी कि भाभी फ्रिज रख लीजिए, इस तरह मेरी बहनें जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पापा से कहिए ना, दीदी मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ भाभी ऐसा मना मत करिए, रख लीजिए भाभी, मैंने छोटा-सा ही फ्रिज भेजा है। तो शायद वो फ्रिज बरसों तक हमारे घर पर था, शायद अब मरम्मत हुई होगी उसकी पर चल रहा था शायद, जब तक मैं गई थी मुझे याद है। और वो पापा जी के लिए कलकत्ता या कहीं जाएँ, तो वहाँ से इतनी सुंदर जरी की छोटी-सी बॉर्डर वाली धोतियाँ लेकर आती थी और कहा पापा मैंने ये ख़ास आपके लिए चुनी है। वो पाक शास्त्र में भी बहुत निष्णात थी और कभी गरम-गरम हलवा बनाती थीं, खूब अच्छे से घी, केसर, बादाम, इलायची वो सब डाल के, तो स्टील आपके की आपके घर भी कुछ कुकिंग की है उन्होंने? नहीं, तो सुनिए तो वो बना करके और छोटी-सी वो स्टील की डिब्बी होती है ना, उसके ऊपर ऐसे हैंडल होता है, उसको पूरा नैपकिन में बाँध के गाड़ी से पेडर रोड से मुंबई हमारे घर कार आती थी मुंबई में और कहती थी, "पापा मैंने अभी हलवा बनाया है, आप गरम-गरम खाइए मेरे हाथ से।" और जब गाड़ी से उतर कर आती थीं तब तो आ जाती थी घर पर जब जा रही होती थी वापस अपने घर, तो पापा जी छोड़ने जाया करते थे उनकी कार तक। तो घर के भीतर में नहीं,
पर वो पूरा गली मोहल्ला देखे, उस तरह से वहाँ कार में बैठने के पहले वो पापा जी के पैर छुआ करती थी। क्या कोई अपने संघर्ष की कहानी भी उन्होंने कभी सुनाई आपसे, कभी शेयर किया? जी, हमसे तो नहीं, मैंने उनके सब लिंक्स सुने हैं, पर उसमें भी दीदी अक्सर जो-जो उन्होंने भुगता है, उससे कम ही बताया है उन्होंने। अधिक तो नहीं बताया, क्योंकि बहुत उनमें संकोच भी था। एक महिला की जो लज्जा होती है, वो भी उनका आभूषण था, हमारी दीदी का। मैंने कभी उनको इस तरह से सफ़ेद साड़ी पहन के ऐसे, और जब मैं एक बार अमेरिका जब दूसरी बार आ गई, तो मैं उनको रिसीव करने गई थी लॉस एंजेलिस के एयरपोर्ट पे, तो मैं पतलून और लेदर जैकेट वग़ैरह पहन के गई थी, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो ऐसे करके मेरे सामने देखा और अम्मा को फ़ोन करके बता दिया कि आपकी लावण्या तो अब अमेरिकन हो गई है। फिर दूसरे दिन जब मैं उनसे मिलने होटल में गई, हिल्टन होटल में, तब मैं बिल्कुल साड़ी-वाड़ी पहन कर गई थी, बिंदी लगा के। तो कहा, "हाँ, इसी तरह रहा करो, तुम अब लग रही हो लावण्या।" यानी दीदी का तो आत्मा ख़ैर, से नितांत भारतीय थी, भारतीयता कभी हाँ, बिल्कुल। दूर नहीं हुई और उनसे। देश प्रेम, मैं तो, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भारत माता की जो छवि है ना, वो उन्हीं के उसमें रूप में साकार हो गई है। और माँ सरस्वती, भगवती, भारती, जो भी कहें हम, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इतनी प्राचीन है कि उसकी हिस्टोरियंस भी तारीख नहीं बता सकेंगे आपको। उसमें से जो-जो सार तत्व है, जो-जो अच्छाइयाँ हैं हमारी संस्कृति के, उसका सारा निचोड़ हमारी दीदी के व्यक्तित्व में था, शख्सियत। निस्संदेह आनंददायिनी मैं तो कहता हूँ, देश में जितनी आनंद वर्षा उन्होंने की, संभवतः जी, किसी और ने नहीं की। मैं लावण्या जी आपसे ये जानना चाहूँगा, पंडित नरेंद्र शर्मा के जो गीत उन्होंने गाए, जी। वो एक तरह से भारतीय सिनेमा के इतिहास के अमर गीत हैं, ज्योति कलश छलके, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जी, कभी जी। कभी उन्होंने कहा कि पंडित जी के गीत गाते समय उनको कैसा अनुभव होता है? पापा जी को वो इतना आदर दिया करती थीं कि सत्यम शिवम जो गीत इतना सुप्रसिद्ध हुआ है, जो आजकल के सभी गायक-गायिकाएँ जो अपना नाम कमाना चाहते हैं, वो उसी से कई बार गीत, अपना क कार्यक्रम भी उसी से शुरू करते हैं। तो दीदी को वो गाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनमें और राज साहब में कुछ मनमुटाव हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं गाऊँगी राज साहब के लिए। फिर उनको पता चला कि पापा जी ने लिखा ये गीत, और राज साहब ने पापा जी से कह दिया कि पंडित जी, आप आग्रह कीजिए, तभी वो टाल नहीं सकेंगी, आ जाएँगी। क्योंकि जब पापा जी की जो हमारी बात फ़िल्म थी ना, मैंने आपको कहा 1943 में, उसमें राज कपूर जी 17 वर्ष के थे, उन्होंने क्लैपर बॉय का काम किया था। तो वो तभी से पापा जी को भी जानते थे, और उन्हीं के आग्रह से जब फ़ोन किया, तो दीदी नाराज़ होने के बावजूद वे आईं, और एक शॉट में उन्होंने पूरा ये इतना जो मुश्किल गीत है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके आलाप, उसके तान इतने, काली पंचम तक पहुँच जाती है उनका स्वर लहरी। वो दीदी ने एक टेक में गा कर के फ़ौरन चली गईं स्टूडियो से। एंड इट बिकेम अ सुपर हिट, दिस इज, कोई भूल नहीं सकता। अभी सब ऐसे ही समझते हैं कि ये तो प्रार्थना या भजन की तरह का गीत है, इतना उसका नाम हुआ। और एक एक शब्द, पापा जी के जो शब्द थे वो गाते समय, दीदी ने मुझसे भी कहा है कि ऐसे लिखने वाले, हाँ, जो उर्दू में लिखे जिन्होंने, मजरू साहब, साहिर साहब, उनका भी उतना ही आदर किया करती थी। और जब हम लोगों की शादियाँ होने वाली थी, और पापा जी के लिए उनको भी ऐसा था मन में कि आर्थिक सहायता हो, तो बहुत सारे प्राइवेट गाने दीदी ने पापा जी के गाए, जिनमें राम श्याम गुणगान एक एल्बम है जो पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ गाए, उसके भी बाजे रे मुरलिया बाजे। और एक गीत है पापा का जो उन्होंने दूरदर्शन मुंबई पर लाइव गाया था, उसके शब्द हैं, मैं केवल तुम्हारे लिए गा रही हूँ, क्षितिज पार की नील झनकार बनकर, मैं सतरंग सरगम लिए आ रही हूँ,
लिए आ रही हूँ। ये दीदी ने गाया था, प्राइवेट सॉन्ग, पापा जी का ही लिखा हुआ है और लाइव गाया था। तो रोंगटे खड़े हो जाएँ सुन कर के, कितनी सहजता से बस ऐसे सामने बैठ के गा दिया भर। हुँ, सरस्वती का वास था। जीवन में बहुत संघर्ष झेला उन्होंने, जी, भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी और जिसमें उन्होंने अपना विवाह नहीं किया। जी। कभी कुछ कुछ इस तरह की निराशा आपको दिखाई पड़ी उनके स्वर में, अंदाज़ में, उनके व्यवहार में? कहीं कुछ लगा कि भई जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो उनके जीवन में नहीं घटा? अ, नहीं, विजय भाई मैं आपको सच कहूँ तो जो जितनी अपार असीम सफलता दीदी ने अपने जीवन में हासिल की है, उसका श्रेय दीदी हमेशा परमपिता परमात्मा को दे दिया करती थीं और अपने माता-पिता को और अपने गुरुजनों को। वो इतनी सहज थीं और कहा कि ये सब जो सुनने वाले हैं उनका प्यार है, जो वो मुझे सुनना चाहते हैं और मुझे पसंद करते हैं। और उन्होंने एक दफ़े ये भी कहा था कि सभी को सब कुछ नहीं मिल जाता जीवन में, कुछ तो अधूरा रह जाता है। और उन्होंने कई बार सोचा भी होगा, पर अपने परिवार के लिए जो उन्होंने स्थान हासिल किया और परिवार की रक्षा की, साथ में आप देखिए ये जो फ़ील्ड है, दुनिया जो है वो पुरुष प्रधान है। पुरुषों का वर्चस्व है हर कार्यक्षेत्र में। अब थोड़ा बदल गया है पर उसमें दीदी ने आगे बढ़ कर के अपनी सफलता अपने पैमानों पर हासिल की और जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, आज वो पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता किसी कलाकार को ऐसा सर्वोच्च सम्मान मिला होगा जो पूजनीय दीदी जी को मिला और वो अपने बल पर उनको मिला है। इसीलिए मैं उनको कहती हूँ, एक तो कहती हूँ स्वयं सिद्धा, उन्होंने अपने स्वयं को खुद सिद्ध किया, अपने गुणों पर, अपने साहस पर और रिकॉर्डिंग के कार्यक्षेत्र में, फिर यानी इतने सारे लोगों से मिलना-जुलना, उठना-बैठना, कार्यक्रम देने, सब में जहाँ पुरुष प्रधान सत्ता होती है, वहाँ पर दीदी ने एक स्त्रियोचित गरिमा को बिल्कुल साथ में रखकर सुदृढ़। और वो जब स्टेज पर जाती थीं, चप्पल उतार कर के गाया करती थीं, क्योंकि कला की जो पूजा करती थीं वे, साधना उनकी हुई है, उसे असीम आदर दीदी भी देती थीं। उन्होंने ज्ञानेश्वरी गाई, संत मीरा जी के भजन गाए, श्री कृष्ण के भगवत गीता जो उन्होंने शब्द हैं, भगवद गीता गाई उन्होंने। और कैसे-कैसे उनके जो भाई साहब हैं, वो भी बहुत बड़े गुणी संगीतज्ञ हैं, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी। उनके साथ भी उन्होंने जितनी भी प्राइवेट एल्बम्स की हैं, वे सब अनमोल हैं हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए। जी। बाद में उनके जीवन में राज सिंह डूंगरपुर का प्रवेश होता है। वो एक अधूरी प्रेम कहानी है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकती हैं आप? मैंने तो दीदी और दादा दोनों को ही एक ही भाव से देखा है। इतने सज्जन, ऐसे किसी पुरुष को मैंने और इतने सुदर्शन व्यक्तित्व को मैंने देखा नहीं और किसी पुरुष को। क्लार्क गे मैंने पहली बार अम्मा से कहा था कि अम्मा, ये तो क्लार्क गेबल से भी ज़्यादा हैंडसम है हमारे दादा। और फिर जब वो आने-जाने लगे, फिर उनका पूरा परिवार आने लगा। उनकी माताजी जो हैं, वो किशनगढ़ की महारानी साहिबा हैं और फिर डूंगरपुर की रानी महारानी जी हुईं और फिर बीकानेर की महारानी उनकी बड़ी बहन है, वो सभी आने लगे। उदयपुर महाराणा साहब भी आया करते थे। तो दादा ने सभी से अ, पापा जी के परिवार का और पूज्य पापा जी और मेरी अम्मा का परिचय करवाया। तो ये लोगों के तो 600 रूम के संगमरमर से बने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बड़े-बड़े पैलेसेस हैं, दादाजी के जहाँ उनका जन्म हुआ डूंगरपुर में। पर उनकी जब माताजी आईं तो हमारा तो 3 कमरों का छोटा-सा पापा जी का बंगलो है। तो आकर कहने लगी, "पंडित जी मने તમારું घर બહુ ગમ્યું। यानी मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा, छोटा-सा खिलौने जैसा।" फिर कहती है मंदिर जैसा है। और दादाजी से उन्होंने हिदायत दे दी थी कि जब भी पंडित जी से मिलने जाया करो,
तो कोई कभी खाली हाथ मत जाना, फल, मिठाई कुछ भी लेकर जाना। तो वो दादा हमेशा कुछ न कुछ चाय की जैसे ऑरेंज पीको टी वो सब बॉम्बे सीसीआई से कि कहीं से वहाँ से लेके आते थे। तो ये प्रेम कहानी पूरी क्यों नहीं हो सकी? जी देखिए, जीवन में कई बार ऐसे ही होता है, जब वो चीज़ जो जो अफ़साना बनना ही नहीं चाहता तो वहीं पे समाप्त हो जाती है। अब दीदी भी ऐसी थीं, उनकी अपनी गरिमा थी, दादा भी ऐसे ही थे, सर से तो पैर तक सज्जन, ऐसे पुरुष मैंने कहीं देखे नहीं। तो उन लोगों की जो मन में होगा पर दोनों का एक एक-दूसरे के प्रति जो आदर भाव था, वो तो मैंने देखा है, अपने आँखों से। क्या उनके घर से विरोध था विवाह के लिए? जी, वो तो सब बहुत इसके बारे में बातें होती हैं और होती रहेंगी, मीडिया में भी काफ़ी लोग पूछते हैं। पर मैं तो यही कहूँगी कुछ चीज़ें ऐसी निजी होती हैं, उन पे पर्दा ही पड़ा रहे तो अच्छा है। क्या ये सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं जानती हूँ, पर क्या हम अपनी माँ या अपनी बहन के बारे में क्या कुछ ऐसा कभी सार्वजनिक डिस्कशन करेंगे? नहीं ना। तो मैं भी उनको बस वहीं पे प्रणाम करके मेरी श्रद्धांजलि देते हुए हाथ जोड़ देती हूँ और मन में भी यही प्रार्थना करती हूँ कि यदि कहीं ऐसा स्वर्ग लोक है, जहाँ पुण्यात्माएँ पहुँचती हैं जाकर के, वहाँ शायद मेरी अम्मा भी होंगी, मेरे पापा भी होंगे, दीदी भी होंगी, दीदी के पिताजी भी होंगे, दीदी की माँई होंगी, मेरी बहनें होंगी, तो सब मिलेंगे वहाँ पे। इन्हीं भावुक क्षणों के साथ आपका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद लवण्या जी।